तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, डेली रूटीन, उसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं, देखने को मिलती हैं। देखिए, तो पहला है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन ये एक रासायनिक अभिक्रिया में आता है, क्योंकि एक बार भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में वापस उसे भोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया में आता है। अगला है श्वसन। श्वसन, हम O2 का श्वसन करते हैं। श्वसन करने के बाद में O2 है वो अन्य हमारे शरीर में जाने के बाद में कुछ अन्य गैसों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि अन्य बहुत सारी गैसें हैं जिनमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर से इसे O2 गैस में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे भी हमने रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखा है। अगला है लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगते हुए, तो जैसे हमारे घरों में लोहे के कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा होता है, उसमें हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि एक भूरी भूरी परत आ जाती है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो भूरी परत बढ़ती चली जाती है और एक दिन वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे पूरे लोहे को ही वह परत धीरे धीरे गला देती है। नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद में लोहा पूरी तरह नष्ट होने लगता है, लोहे का संक्षारण होने लगता है। ये संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला है हमारा दही का बनना। दही भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है, क्योंकि जैसे कि दही अगला है दही का बनना। दही भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे कि दूध होता है, दूध में हम रात को जावन दे देते हैं। जावन देने के बाद में जब सुबह दूध को देखते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम दूध में जावन डालते हैं तो जावन के साथ उसमें एक जीवाणु चला जाता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लिख देता हूं मैं। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो रात में इतनी वृद्धि करता है कि पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वापस हम दूध जो दही है उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा भी हमने यही पढ़ी थी कि जो गुणधर्म होते हैं, किसी पदार्थ के गुणधर्म होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में उसके गुणधर्म बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अभिकारक के गुणधर्म बिल्कुल उत्पादें बदलने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, हम जानते हैं। तो पहला है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को खाएंगे, खाने के बाद उसका पाचन होगा, तो पाचन होने के बाद में फिर भोजन को हम वापस उसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं भोजन में ही, क्योंकि उसका पाचन हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। श्वसन को भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखा गया है। और लोहे पर जंग लगना आप जानते हैं, जंग लगने के बाद में फिर से लोहे में जो पहले वाला लोहा था उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं,
और जंग लगने से लोहे को बचाया जरूर जा सकता है। जैसे कि हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं लोहे के, उन पर हम, आप सब जानते हैं, उन पर हम पेंट करते हैं, यानी कि उन पर कलर कर देते हैं, जिससे लोहा है वो जंग नहीं पकड़ता है। और ये विधि जो कलर करते हैं, ये विधि लेपन विधि कहलाती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सब पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल कोर्स ऐसा क्लियर करा देंगे कि बिल्कुल आप साइंस में इतना सा भी कुछ नहीं छोड़ के आएंगे। आप साइंस को बिल्कुल मुंह जबानी याद कर सकते हैं। साइंस एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप सोचिएगा भी मत, अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है। साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसे सिर्फ समझने और ध्यान देने वाला होना चाहिए। कुछ ही देर में साइंस को पूरी को हम कवर कर लेंगे। पूरी साइंस ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में हम पूरा कोर्स करा देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक। देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए कुछ पदार्थ होंगे जिन्हें लेना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए। तो जो पदार्थ लेंगे उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और अगला है हमारा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए अभिकारक ले लिया, पदार्थ ले लिए जिन्हें तो अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ हैं उनकी रासायनिक क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को ही हम उत्पाद कहते हैं। और उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, उदाहरण है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों हैं ये होंगे अभिकारक, क्योंकि इनके मिलने से ही जो पदार्थ बन रहा है, इन दोनों पदार्थों के मिलने से एक पदार्थ, ये जल का निर्माण हो रहा है। दोनों पदार्थ मिलकर जल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभिकारक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होंगे और जो उत्पाद होगा वो जल होगा। इनकी मैं रासायनिक समीकरण लिख देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O और जल का प्रतीक चिन्ह होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही, इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से ही जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु काम में आ रहा है। ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो उस पदार्थ को तो कहेंगे हम अभिकारक। और उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद में जो दूसरा अन्य पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को कहेंगे हम उत्पाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी और इसको लिख लीजिए आप, या फिर आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बने रहिए हमारे साथ। और ये जो पूरा है वो आपको मिल जाएगा PDF में, PDF डाल दूंगा मैं।
किसी भी प्रकार से आपको बता दूंगा आगे, और पूरा कोर्स करवाएंगे हम बिल्कुल इजीली। इस बार होंगे एग्ज़ाम ज़रूर। पिछली बार तो सरकार ने प्रमोट कर दिया था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, एग्ज़ाम होंगे निश्चित रूप से। देखिए एग्ज़ाम तो देनी पड़ेगी, अब प्रमोट होने के चांस 99% नहीं है, बिल्कुल प्रमोट नहीं होंगे बिल्कुल भी। कर दीजिए पढ़ाई शुरू, हमारे साथ बने रहिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल है SK सैनी क्लासेस, अगर नहीं आए तो साइंस बाई SK सैनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है देख लेते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया है उसमें रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों को एक समीकरण के द्वारा बताया जाएगा कि अभिकारक ये हैं इसमें, और अभिक्रिया होकर ये उत्पाद में बदल गए तो ये उत्पाद भी ये है, इस प्रकार बताया जाता है। तो ऐसे बताने के लिए अभिकारक का अधिकतर नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ है तो उसका सूत्र लिख के अभिक्रिया को पूरा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र, जो भी पदार्थ होगा रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ ने की है उस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह या फिर सूत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, उस रिबन को वायु का मतलब ऑक्सीजन, आपको ये तो पता ही होगा कि जलने के लिए उत्तरदायी गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु जल ही नहीं सकती। मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ये और ये दोनों हैं अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये पदार्थ बन रहा है वो है उत्पाद। तो वैसे हमने नाम से तो देख लिया, लेकिन हम इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा, रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ प्रदर्शित। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। और अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों जो भी अभिकारक है वो जुड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है, प्रतीक चिन्ह होता है O, और इसका रासायनिक सूत्र होता है O2। दोनों की अभिक्रिया से अभिक्रिया, अब कैसे पता चलेगा अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या है, एक तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे कि ये तीर का निशान इधर की तरफ है तो अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ संपन्न होते हुए जा रही है।
तीर का निशान इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अभिक्रिया है वो इधर से इधर की तरफ जाते हुए संपन्न हो रही है। तो इन दोनों का जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो इतना तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु जो है अभिकारक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है उत्पाद। तो समझ गए होंगे आप। फिर से देख लीजिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण हो गई ये, और रासायनिक सूत्र हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम है, रिबन है, तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। इस प्रकार होते हैं रासायनिक सूत्र। जैसे कि कोई तत्व है, तत्व को जैसे उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा या फिर रासायनिक सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो रासायनिक सूत्रों की एक इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरे वीडियो के जो अगली वीडियो होगी, जो उसका स्टार्ट होगा, उसमें कमेंट करने वाले का जो भी दुविधा होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ होते हैं, पदार्थ उनकी अवस्थाएं भी होती है। जैसे कि कोई पदार्थ गैस है, कोई वायुमंडल में पाया जाता है, कोई कहाँ पाया जाता है, कोई कहाँ पाया जाता है। तो पदार्थों की भी कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है। उनमें ये 4 अवस्थाएं मुख्य है। पहली है सॉलिड। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस। सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस। लिख देता हूं मैं। दूसरी है लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में कहते हैं द्रव। और तीसरी है गैस। मैंने गैस ही लिख दिया। इसे इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं और हिंदी में भी गैस ही कहते हैं। गैस आप सब जानते होंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। और चौथी है एक्वास, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं जलीय द्रव। जैसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिया था मैग्नीशियम रिबन के दहन वाला, तो वही उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए मैग्नीशियम एक ठोस धातु होती है, इसलिए हम पूरा सॉलिड नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में चलने के लिए हम एस को ही लेंगे। तो यहाँ पर जी के नीचे की तरफ थोड़ा ब्रैकेट में हम एस लिखेंगे। एस का मतलब होता है, ऐसे ही आपको रासायनिक समीकरणों में देखने को मिलेगा। अगर एस होगा तो समझ जाएगा वो जो पदार्थ है वो ठोस है। अगर एल होगा तो उसका मतलब द्रव है। अगर जी होगा तो उसका मतलब गैस है। और AQ होगा तो उसका मतलब वो जलीय रूप में द्रव्य है।
और O2 सब जानते हैं गैस होती है, तो हम G लिखेंगे। और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए हम यहाँ पे S लिखेंगे। ठीक है। मैग्नीशियम भी सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस होती है, और मैग्नीशियम होती है वो भी एक गैस होती है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक ही कारण है इसका, परमाणु, क्योंकि न तो परमाणु बनते हैं और न ही टूटते हैं, वो अभिक्रिया में समान रहते हैं। जैसे कि ये Fe+S2 है और इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो विशेष ध्यान रखनी है हमको। सबसे पहले अगर हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण को, तो सबसे पहले एक काम करना है हमको, सभी जो भी तत्व हैं उनके आगे ब्रैकेट लगा देना है। लगा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समीकरण संतुलित हो ही नहीं, फिर भी हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप बताता हूँ मैं आपको। एक तरफ एक सारणी बनानी है। सारणी बनानी है और सारणी में पहले तत्व लिखने हैं। कौन कौन से तत्व हैं देखिए, तत्व कौन कौन से हैं। तत्व है एक तो Fe, तो Fe लिख लेते हैं। दूसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन, तो O लिख लेते हैं। या फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन S लिख लेते हैं। और तीसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन, तो O लिख लेते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम अभिकारक और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको सिर्फ देखना है कितने कितने कुछ कुछ है। देखिए ये हमारा, ये दोनों है हमारे अभिकारक, और ये दोनों है उत्पाद। तो देखिए अभिकारक में Fe मतलब होता है लोहा। लोहा कितना है? सिर्फ एक, तो एक लिख देते हैं। अगला देखिए H2 हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है? दो लिख देते हैं। और ऑक्सीजन कितनी है? एक, अभिकारक में एक, तो एक लिख देते हैं। और अब देखते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद में Fe कितने हैं? 3, तो 3 लिख देते हैं। और ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो 4 लिख देते हैं। और हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो 2 लिख देते हैं। अब देखना है, हमें इससे पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे संतुलित करना है, तो कैसे करना है देखिए। यहाँ पर देखिए अभिकारक में जितने परमाणु हैं
उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। यहाँ पर अभिकारक में 1 है और यहाँ पर उत्पाद में 3 है, तो नहीं है समान, तो हम इन्हें समान करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए क्या करें हम कि ये अभिकारक भी 3 हो जाए, तो एक काम करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए अभिकारक भी 3 हो गया और उत्पाद भी 3 हो गया। जो हम गुणा करेंगे जिससे जितने लिखेंगे, अभिकारक में f ही हमने 3 लिया है, तो उन्हें यहाँ कभी भी मत लिखना, बिल्कुल भी मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया तो आपकी रासायनिक समीकरण भी गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत। तो हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उत्पाद कितने हैं? 3, तो 3 ही अभिकारक 3 ही उत्पाद, तो ये तो हो गए सही, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर है हाइड्रोजन उत्पाद में 4। तो क्या करें कि हाइड्रोजन उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 हो जाए। क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गई। देखिए हाइड्रोजन भी 4 हो गई और ऑक्सीजन, देखिए एक गलती कर दी, यहाँ पर उत्पाद में जो है हाइड्रोजन 2 ही है। देखिए ध्यान नहीं दिया आपने, गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी बस। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 ही है और उत्पाद में भी 2 ही है। ये है समान, इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनको समान करना है हमें। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो क्या करें हम ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद में समान हो गए, तो 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन मैंने बता दिया आपको, यहाँ कभी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। लिख दिया, तो देखिए हो गए समान, हो गई संतुलित। अब एक मेन बात जो सभी बच्चे गलती करते हैं, 99.99% बच्चे यहीं पे जाकर गलती करते हैं। देखा, हो गए संतुलित भाई, सब समान हो गए। लेकिन एक काम और करके देखना है हमें। क्या? देखो यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 है। वो ऑक्सीजन से गुणा हो रहा है तो ऑक्सीजन तो हो गई 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन गुणा होके 4 हो गई। और यहाँ पे रह गई 2। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो जाए, यहाँ पर भी 4 हो जाए। तो इसको 2 से गुणा करते हैं उत्पाद वाले को। तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल यही फॉर्मेट अपनाना है हमको। ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित। और एक और करके देखेंगे हम ये MgO वाली। तो देखिए Mg कितना है यहाँ पे, 1 O कितना है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। तो क्या करें, तो 2 करनी है ऑक्सीजन हमें, तो 2 लगा देने हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, हमें पूरा ब्रैकेट का पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना है।
लगाएंगे 2, लेकिन कहाँ लगाएंगे, सिर्फ आगे। तो देखिए ऑक्सीजन तो हो गई 2, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गई, 2 हो गई। तो और यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम 1 ही है, इसे भी 2 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, कर दिया। अब पूरी इक्वेशन हो गई। और एक और काम करना है हमें, हमने ये तो देख लिया, इसी के साथ में एक और देख लेते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी। Fe का मतलब आप सब जानते हो, लोहा होता है, और लोहा एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S। और H2O एक द्रव होता है, जल, इसलिए L। Fe3O4 ये भी एक सॉलिड पदार्थ होता है, इसलिए S। और H2 एक गैस होती है, तो यहाँ पर G। मैग्नीशियम एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए S। O2 एक गैस होती है, इसलिए G। और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S, सॉलिड। ठीक है। तो दोस्तों आगे के पढ़ेंगे हम, आगे के टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है।